ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, मार्केट को शायद बजट फिलहाल रास नहीं आया। हाँ बिल्कुल, ऐसा कि हर बार होता है। पिछले कुछ बजट से हमने हर बार देखा है कि बाजार बहुत उम्मीद करता है बजट से कि बजट में कुछ ऐसा बदलाव आएगा जिससे कि देश की इकोनॉमी मजबूत होगी या एकदम दिखेगा कि बजट की जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ है तेज़ी से बढ़ेगी, और फिर वैसा नहीं हुआ तो मार्केट फिर गिरा हुआ है। और जो सोने चांदी के जो दाम की हम बात कर रहे हैं उसमें तेज़ी से मुनाफा वसूली हो रही है। समझा जा रहा था कि कुछ इसमें इम्पोर्ट ड्यूटी कम की जाएगी, मगर वो भी नहीं हुआ। तो फिलहाल ज़बरदस्त तरीके से सोने और चांदी की कीमतों में मुनाफा वसूली हो रही है। तो ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एक जब हम बजट से पहले चर्चा कर रहे थे कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सरकार बहुत ज्यादा खर्च करने वाली है ताकि जो इकोनॉमी है वो बूस्ट को। अभी कुछ जो आंकड़े मेरे पास सामने आए हैं, कार्बन कैप्चर के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए, सेमीकंडक्टर मिशन के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12 लाख करोड़ रुपए, एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए, इलेक्ट्रॉनिक का जो इक्विपमेंट्स है उसके लिए 40,000 करोड़ रुपए, आत्मनिर्भर भारत के टॉपअप के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, छोटे शहरों के विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपए, कंटेनर निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपए, बायोफार्मा के लिए 10,000 करोड़ रुपए। यानी अब ये समझा जाए कि हम इकोनॉमी को बूस्ट करने की दिशा में अब धीरे धीरे कदम बढ़ा रखे हैं। एक एक करके बात करते हैं। अगर हम कार्बन कैप्चर के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रखे हैं तो न सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि अब ई फ्यूल पर आगे बढ़ने की दिशा में काम हो गया। पेट्रोल डीजल को तो हमने पीछे छोड़ दिया, सीएनजी जरूर सस्ती होगी। हाँ बिल्कुल, और ये हम एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते काम करना पड़ता है, क्योंकि जो हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के साथ उलझे हुए हैं उन समझौतों में साफ कहा जाता है कि आप अपने ई कार्बन जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम किया जाए। तो उसके लिए सरकार ने सोचा है ये फंड रखना पड़ेगा। आपने जिन और फंड्स की बात की है उसमें ये सरकार का बजट अब बड़ा पॉपुलिस्ट बजट नहीं है। बिल्कुल, मैं एक एक करके आ जाता हूं, मैं एक एक करके। अब अगर हम सेमीकंडक्टर का जिक्र कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर मिशन जो 2.0 है उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने इस बार के बजट में किया है। यानी अब ये माना जाए कि डिजिटाइजेशन की दिशा में जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, सेमीकंडक्टर के लिए जो अलग अलग यूनिट्स लगती हुई नजर आ रही है उसमें इजाफा होगा। बिल्कुल, ये सेमीकंडक्टर आने वाले वक्त की मांग है। और सेमीकंडक्टर में जिस तरीके से चाइना ने अपना कई साल पहले मोनोपोली बना रखी है, ताइवान ने अपनी मोनोपोली बना रखी है, उसको तोड़ने के लिए भारत अब सोच रहा है। और भारत ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट का भी जो किया जा रहा है वो निश्चित ही इसका फर्क हमको आने वाले 2-3 साल में दिखेगा। अच्छा, अब दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रावधान इस बार के बजट में किया गया है। यानी अब हम तो देखने वाले हैं, जो हम कहते थे कि भाई गति जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, सड़क का है, कॉरिडोर का है, अब निर्माण है, वो अब देश में और प्रगति के साथ, तेज गति के साथ होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, ये वक्त की जरूरत है। हम जब तक हमारे देश की इकोनॉमी तब तक ग्रो नहीं करेगी जब तक हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो जाएगा। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देखें तो सड़क बेहतर होनी चाहिए, रेल यातायात बेहतर होना चाहिए, हवाई मार्ग बेहतर होना चाहिए। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने सोचा है कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाए, जिससे ज़्यादा निवेश आए और हम लोग जो औद्योगिक गतिविधियाँ हमारे देश में पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ रही हैं वो सही वक्त पे पूरी हो, माल इधर से उधर सही वक्त पे पहुंच जाए। तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा पैसा खर्च करना हर सरकार की प्राथमिकता होती है। आपने माल इधर से उधर होने का जिक्र किया है तो मैं एक पॉइंट दिख रहा था कि कंटेनर निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान। यानी अभी तक जो हम देखते थे कि भाई हम माल को बुलाने पर ज्यादा फोकस करते थे, लेकिन अब भेजने की दिशा में ज्यादा काम होने वाला है। बिल्कुल, हमने जो भी देखा है, जो कंटेनर्स आमतौर पर जो विदेश में निर्मित कंटेनर होते हैं हमारे देश में भी उन्हीं का उपयोग किया जाता है। अब हमारे देश में जिस तरीके से आयात और निर्यात दूसरे देशों के लिए बढ़ रहा है तो वो पोर्ट बंदरगाहों से होता है, स्टीमर से होता है। तो उसके लिए कंटेनर की जरूरत, रिक्वायरमेंट बहुत तेजी से बढ़ी है। ये आपने अच्छी बात कही कि इसका मतलब है कि हमारी जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है तेजी से बढ़ रही है, तभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं, यानी कि अपनी रोड बेहतर बना रहे हैं, तभी हम अपने कंटेनर निर्माण बेहतर कर रहे हैं और तभी हम अपना सेमीकंडक्टर बेहतर कर रहे हैं। और इन तमाम चीजों का फर्क हमको दिखेगा। बिल्कुल, मैं कुछ और पॉइंट्स हैं जिन पर एक एक करके आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन एक बार जगदलपुर का रुख कर लेता हूं। मेरे साथ तामेश्वर जुड़ रखे हैं। तामेश्वर, जगदलपुर वासी, बस्तर वासी आखिर इस बजट के बाद क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल दीपेश, हम सीधे जो है बस्तरवासी से ही बात करते हैं। महिलाओं को लेकर आज बजट कैसे था, इसके बारे में क्या कहेंगे? आज हमारे यहाँ वित्त मंत्री सीतारमण जी ने बताया है कि महिलाओं के लिए, जो बुजुर्ग महिलाओं हों उसके लिए कैंसर, शुगर की दवाइयाँ सस्ती हो गई हैं और गर्ल्स हॉस्टल प्रत्येक जिला में बनवाई जाएगी, जिससे अपने छात्राओं को सुविधा मिलेगी। आपका क्या कहना है? आज जो है बजट आया, ये दीदी बताओ, आप बोलो ना। अब तक का स्वर्णिम बजट रहा है। विकसित भारत
के लिए आज जो निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि हमको देखने को मिला है कि उसमें आप जुलाई तक रिटर्न 1 और रिटर्न 2 भर सकते हैं। उसके साथ ही कैंसर, शुगर जैसी बीमारियों के लिए भी राहत केंद्र सरकार की ओर से मिली है। बहुत ही बढ़िया बजट रहा। देश के हर जिले में जो है महिला हॉस्टल खोलेंगे बोले, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बस्तर जो है सुदूर अंचल है, यहाँ हॉस्टलों की बहुत जरूरत है। नहीं, वाकई वास्तव में यहाँ पे महिलाओं को, लड़कियों को लेके यहाँ पे वुमेन्स गर्ल्स हॉस्टल की आवश्यकता थी, और इससे मतलब जो ग्रामीण अंचल की जो लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, निश्चित रूप से उनको इस हॉस्टल का लाभ मिल पाएगा। और जब उनको यहाँ पे हॉस्टल में रहने की व्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था लड़कियों का अच्छा होगा, दुरुस्त होगा। और ये जो बजट है बहुत ही अच्छा है, हर वर्ग के लोगों के लिए ये बजट बना है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, उद्यमिता को विशेष वो किया गया है। और 5 वर्षों में जल संसाधन जो कहा गया है, तो जल का संकट भी दूर होगा, रेल कॉरिडोर बनेगा, बहुत सारे ऐसे बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी जहां जहां आज कार्यक्रम आयोजित करती नजर आई, वहां उन लोगों के लिहाज से अगर समझा जाए तो बजट में बहुत कुछ है, लेकिन बजट की बारीकी को लगातार हम समझ रखे गए, हम जानने की कोशिश कर रखे गए कि इस बार के बजट में क्या खास है। अनमोल, आपके साथ कोई और लोग, जरा उनसे भी बातचीत करिए। बिल्कुल दीपेश, देखिए बहुत सारे व्यापारी हमारे साथ इस वक्त हैं। सर ये बताइए आज का बजट किस तरीके से देख रहे हैं? टोटल मिला के मैं बजट के बारे में एक ही बात बोलूँगा, ये बजट ऐसा है कि सामाजिक न्याय के साथ अधिकतम आर्थिक विकास की गतिविधि को देने वाला है, देश को एक आत्मनिर्भर स्थिति में लाने वाला है, जहाँ पे छोटे से छोटा व्यक्ति, व्यापारी या आम आदमी भी समझ सकेगा कि ये देश उनका है, इस देश के विकास में उनकी भी आवाज़ का महत्व है। ये इस बजट की खूबी है। फॉरेन पे भी ज़्यादा ध्यान दिया गया है, विदेश यात्रा जो है वो सस्ता होगा कहा जा रहा है, विदेश में पढ़ाई जो है भारत जो छात्र जाएंगे उनके लिए सस्ता होगा, क्या कहेंगे? अब आज की तारीख में भारत ग्लोबल और वर्ल्ड लीवर की विश्व गुरु की राह पे चल रहा है, तो वो सुविधाएं भी बहुत आवश्यक है। वैसे आज के बजट में खुदरा व्यापार के लिए सरकार ने बहुत रियायतें दी हैं, क्योंकि खुदरा व्यापार बहुत भारत की रीढ़ है, और इसके साथ साथ छोटा उपभोक्ता भी लाभान्वित होगा। खुदरा व्यापार का आप जिक्र कर रहे हैं, एमएसएमई पर भी सरकार ने बहुत फोकस किया है। सर और क्या सेक्टर हैं, क्योंकि आप व्यापारी हैं, व्यापारी के लिए क्या फोकस? व्यापारी के लिए तो सर यहाँ से मोदी जी ने नीचे तबके तक इनने इस बजट को उतारा है। मत्स्य उद्योग, जैसे मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देना है, आयुर्वेदिक सेक्टर को बढ़ावा देना है, एम्स लेके आए हैं, जैसे सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देना है, एसएमई के लिए 7000 करोड़ का बजट है। ये एसएमई का जो बजट है तो उनने जैन जी को, जो युवा जनरेशन को ये देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं, युवा देने वाला बनाया। सर सेमीकंडक्टर हो या फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट है कि 7 नए रेल कॉरिडोर भी बनेंगे हाई स्पीड। देखिए, ये जो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, ये सिर्फ रेल तक सीमित नहीं है। आज स्वास्थ्य के लिए 3 आयुर्वेदिक हब, एम्स बनाने की तैयारी हो रही है, एमएसएमई को 7000 करोड़ रुपए देने की तैयारी हो रही है, और किस तरीके से रोजगार का सर्जन हो सके इस पे उन्होंने जरूर किया। पर बाजार की गिरावट कहीं ना कहीं इस बजट को थोड़ा सा कम आंकने की जो गलती हो गई है, मैं उसके लिए साफ, बाजार की गिरावट से थोड़ी निराशा है। बिल्कुल चलिए, निराशा, बाजार की गिरावट से निराशा है, लगातार जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रखी है। ब्रजेश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं एक एक करके उनसे अलग अलग पॉइंट्स पर डिस्कस कर रहा हूं। बायो फार्मा हमारे साथ रह गया था चर्चा करने में। 10,000 करोड़ रुपए बायो फार्मा के लिए कहीं ना कहीं सरकार ने प्रावधान किया है, अब इसे कैसे समझा जाए? निश्चित ही जो दवा उद्योग है वो बहुत बड़े पैमाने पे एक बड़ा बाजार खुल गया है यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, जहां हम EU के देशों में जाके अपना दवा बेचेंगे। और जिस तरीके से दवाएं सस्ती की गई हैं, दवाओं पे टैक्स घटाया गया है, तो आने वाले दिनों में देश एक माने बड़े पैमाने पे दवाओं का निर्यातक देश बने, उसके लिए कोशिश की गई है। तो अब उसमें भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा रहा है। अब इसके ठीक बराबर बायो फार्मा पे जहां 10,000 करोड़ है, ठीक बराबर एमएसएमई सेक्टर के लिए भी 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी आर्थिक जो रीढ़ है भारत की, उसको कैसे मजबूत किया जाना है वो इस बजट में है।
बिल्कुल, पिछले कुछ सालों से सरकार इस सेक्टर पर बहुत ध्यान दे रही है। MSME यानी कि छोटे लघु मध्यम श्रेणी के जो उद्योग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, वो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार जनरेट करें। अधिकतर लोग जो पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरियां ढूंढते हैं MSME इंडस्ट्री में जाएं, खुद अपना उद्योग शुरू करें। उससे लेके राज्य से लेके केंद्र सरकार भी बहुत पैसा खर्च कर रही है और इसको लगातार बढ़ावा दे रही है, क्योंकि अभी बड़ी लिमिटेशन हो गई कि सरकारी नौकरियों की। सरकार बहुत ज़्यादा नौकरी दे नहीं सकती, तो क्यों ना कि लोगों को इस तरह प्रवृत्त किया जाए, छोटे छोटे उद्योग धंधे खोले जाएं, जिससे कि लोग खुद नौकरी देने वाले बने। तो बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग हब का हम जिक्र लगातार कर रहे थे, सब बजट के पेश होने के पहले भी इस पर चर्चा कर रहे थे। अब जब हम MSME का जिक्र कर रहे हैं तो साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत के टॉप अप की बात कर लेते हैं। वो लगभग 2000 करोड़ का रहने वाला है। यानी जहां हम MSME के जरिए जो छोटे मध्यम उद्योग है, लघु उद्योग है, उनको बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, तो आत्मनिर्भर अपने पैरों पर खड़े होने की दिशा में भी काम करिए, उसके लिए भी सरकार फंड दे। बिल्कुल, इसके लिए जो सारी कोशिशें या योजनाएं चल रही हैं, आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए जो योजना है उनमें पैसा खर्च होगा और कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन तमाम योजनाओं से जुड़ें, अपना रोजगार शुरू करें। और जो भारत में जो चीज़ें स्वदेशी निर्मित हो सकती हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने का मकसद यही है कि बहुत ज़्यादा हम इंपोर्ट ना करें, यहाँ पे ही अपना सामान तैयार करें और उसको अपने भारतीय बाजार में बेचें, क्योंकि भारत का बाजार भी बहुत बड़ा है और साथ ही साथ जितना निर्यात हो सकता है उस निर्यात की तरफ भी आगे बढ़े। अच्छा, अब आम लोगों को, अब चूंकि रेल वाला इसी में इंक्लूड हो चुका है, तो मैं बाकी गेस्टों को भी इंट्रोड्यूस करता हूं, लेकिन एक छोटा सा क्विक कमेंट आपसे रेल को लेकर करने वाला हूं। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनने जा रहे हैं। लोगों को उम्मीद थी कि रेल बढ़ा दी जाए, साहब हमारे वहां पर रेल नहीं चल रही है, यहां पर रेल नहीं है, वहां ट्रेन नहीं रुक रही है, एक नई ट्रेन दे दीजिए। उस पर सरकार फोकस नहीं कर रही है। सरकार का फोकस ये है, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, फिर यात्राएं बढ़ा दी जाएंगी, रेल बढ़ा दी जाएगी। बिल्कुल, ये बहुत बेहतर बात है कि हमारे देश में जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी पुराना, अंग्रेजों के ज़माने से चल रहा है और दुनिया का दूसरे नंबर का बड़ा रेलवे नेटवर्क हमारे भारत में है। उस नेटवर्क की कैसा सुदृढ़ीकरण हो, कैसे हम तेज़ गति की गाड़ियाँ चलाएं। जब बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो रही है, तो यदि उस जो स्पीड वाली गाड़ियाँ चल रही हैं, वंदे भारत चल रही है, उन सब के लिए ज़रूरी है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी रेल की पटरियाँ भी मजबूत हों। तो उस तरफ रेल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। तो वो रेल कॉरिडोर उन्हीं जगहों बनाया जाएगा जहाँ पे ज़्यादा यात्री आएंगे, जहाँ पे ज़्यादा पैसा सरकार को मिलेगा। तो एक नई तरीके से सोच ली गई है। मुझे लगता है कि इसके साथ साथ रेल कॉरिडोर बनने के साथ साथ नई ट्रेन भी चलेगी। जनता को इसमें निराश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, तो एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले मैं मेहमानों का परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ ब्रजेश जी लगातार जुड़े हुए हैं, जिनके साथ मैं चर्चा कर ही रहा हूँ। हमारे साथ कपिल होलकर जी जुड़ चुके हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जयेश बोथरा जी जुड़ चुके हैं, आप सीए हैं। जयेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजपाल सिसोदिया साहब जुड़ चुके हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। राजपाल जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। शिम्पी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कपिल जी आपसे एक बार एक क्विक कमेंट चाहूंगा, कैसे देखा जाए इस बजट को? मार्केट तो नहीं ठीक ठाक चल रहा है। देखिए, सुबह आपके चैनल पे मैंने कहा था नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, और बट न्यूज़ आ गई और वो भी बैड न्यूज़ आई मार्केट के लिए। STT को बढ़ा दिया गया, 150% बढ़ गया STT, मतलब जो 0.02 होता था उसको 0.05 कर दिया है। तो कहीं ना कहीं सरकार का पिछले वित्त वर्ष के लिए जो टारगेट था 75,000 करोड़ का, सरकार 48,000 करोड़ इकट्ठा कर पाई। तो मुझे लगता है सरकार ने ट्रेडर्स पे और मार्केट पार्टिसिपेंट पे एक पेनल्टी लगाई है कि आपने पिछले साल कम ट्रेड किया तो इस साल और करिए, और नहीं करते तो हम आपसे अलग तरीके से वसूल लेंगे। और मार्केट मैं इसको आम बोलचाल की भाषा में, आम लोगों के लिहाज से समझूं तो उसे क्या फर्क पड़ने वाला है? भाई मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? मेरे घर में मेरे पिताजी हैं जो आम लोग हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? इससे सीधा बताइए। देखिए, आम आदमी, ये बिल्कुल हमें भ्रांति हटा देना चाहिए कि आम आदमी का शेयर बाजार से कोई लेना नहीं है। शेयर बाजार आप डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड इकोनॉमी में शिफ्ट हो रहे हैं, तो एक शेयर बाजार जो है वो मार्केट का प्रतिबिंब है, जो GDP का प्रतिबिंब है, मैं ये कहूँगा उसको। आज हमारा जो मार्केट कैप है वो 4 लाख करोड़ के आसपास है और GDP हमारी 4 लाख करोड़ के आसपास है। तो आपको फॉरेन मनी वहाँ से आता है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर वहाँ से इन्वेस्ट करता है, और आज करीब नहीं करते भी 7 करोड़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं जो इनडायरेक्टली कर रहे हैं, और ट्रेडर्स तो अलग हैं ही। 9 करोड़ से ज़्यादा डीमेट अकाउंट खुल चुके हैं। तो आपको ये समझना होगा कि आम आदमी इससे जुड़ रहा है और यूथ इससे जुड़ रहा है। तो आप जो शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं, खरीद बिक्री कर रहे हैं, उस पर आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपका मुनाफा कम हो रहा है। बिल्कुल, तो जेनजी जो है वो डायरेक्ट इससे कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि मार्केट जो है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं जयेश जी आपका रुख करूंगा, आपसे भी एक क्विक कमेंट चाहूंगा, कैसे देखा जाए इस बजट को? बजट बहुत शानदार है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में अगर एंगल से देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है मार्केट पैनिक कर रहा हो,
बट जब ओवरऑल इसका डेवलपमेंट आएगा तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, इंडिया के इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। रुपया Short मजबूत term होगा? में एक मूवमेंट आ सकता है कि हो सकता है मार्केट में पैनिक हो रहा है, बट ये लॉन्ग टर्म में सभी लोगों को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देंगे। समय समय पे धीरे धीरे ये क्लियर होता जाएगा। चलिए राजपाल जी, आपके लिए तो बजट बहुत अच्छा होगा। आपसे लास्ट में कमेंट लूंगा, एक बार शिंपी जी का रुख कर लेता हूं। शिंपी जी, कैसे देख रहे हैं इस बजट को? कुछ अच्छा है या नहीं? देखिए, विपक्ष को लगता है कि आम आदमी को उम्मीदों का झुनझुना पकड़ा दिया गया है। जन कल्याणकारी बजट तो ये बिल्कुल भी नहीं है, प्रोजेक्ट बेस्ड बजट है। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत डिजिटल विंडो की बात कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का कृषि उद्योग जो है वो लोन विंडो की बात कर रहा है। हमें प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए सब्सिडीज की और सेंटर के सपोर्ट की जरूरत है, जो इसमें दिख नहीं रही है। आपने काजू, बादाम, अखरोट, चंदन, नारियल सब पे बात कर लिया। हालांकि मध्य प्रदेश जो है वो सोयाबीन, मक्का, दाल, तेल बीज का सरप्लस प्रोड्यूसर है। आपने कपड़ा निर्यात को प्रोत्साहित किया है, लेकिन मध्य प्रदेश की जो टेक्सटाइल एसोसिएशन है वो पहले से ही जीएसटी में राहत चाहती है और इनपुट टैक्स रिलीफ चाहती है, क्योंकि जो कच्चा सामान है उसके ऊपर भी अभी जीएसटी कवरेज है। तो हमें नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश की दृष्टि से ये बहुत रिलीफ पैकेज है। आम आदमी की दृष्टि से देखें तो वो खाद, एलपीजी सिलेंडर्स, राशन के ऊपर नजर जमाए बैठा था।